हेलो दोस्तों, हिंदी के क्लास में कल हमने फर्स्ट भाग बनाया था। आज उसी का सेकंड भाग इस वीडियो में कवर करेंगे। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा टॉपिक हो हम इसको कवर कर पाएँ, है ना। तो कल तक जितना हमने देख लिया था, कहाँ तक देखे थे अपन ने, लुंठित या फिर प्रकम्पित व्यंजन तक, ठीक है ना। आगे और इसमें और भी है, लेकिन ये सब उतना ज़्यादा अभी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर एक और इम्पोर्टेंट तर्क है जो आपको इसको याद रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य में से। तो इसमें देखिएगा, आगत स्वर क्या है, आगत व्यंजन क्या है, आगत ध्वनियाँ, अर्धचंद्र, नुक्ता, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या होता है। आगत स्वर में अ आता है ना। आगत व्यंजन में जा फा आता है। आगत ध्वनियाँ में दो आती है, अर्धचंद्र आता है और नुक्ता आता है, ठीक है। अनुस्वार में अंग आता है, अनुनासिक में अंग आता है और विसर्ग में आ आता है। आपको ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। और एक याद रखिएगा, संयुक्त ध्वनियाँ, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। तो इसको देखिएगा, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, प्रारब्ध, प्राण, है ना, इसमें डबल मात्रा हो रहा है, क्लंत, प्रवाद, ठीक है, वर्ण, वर्ण और प्राकर्ष, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो दो ध्वनि से मिल करके बनता है ना, उसी को संयुक्त ध्वनियाँ बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे। इतना इधर जो अल्प प्राण वहाँ पढ़े आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना आपके स्वर, व्यंजन और वर्ण में इतना इनफ होता है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए जो है ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। आगे हम देखेंगे जो संज्ञा है, दूसरा टॉपिक में है संज्ञा। तो संज्ञा सभी को पता होगा, एक बार मोटा मोटा सिरे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। संज्ञा का देखेंगे तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। क्या बोल रहा है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव का नाम का बोध होता है। उदाहरण जैसे देखते हैं तो राम, श्याम, है ना, कुछ भी हो सकता है जिसमें वस्तु, भाव और जीव का नाम आता हो, है ना, विशेष रूप से। और देखिएगा संज्ञा शब्द, तो ये किससे मिलकर बना होता है, सम धन ज्ञा से। इसका अर्थात मतलब क्या होता है, समग्र ज्ञान कराने वाला, ठीक है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान में रखना है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन और प्रसंग के कारण होता है। आपको याद रखना है, संज्ञा के रूप में कैसे परिवर्तन होता है, तो लिंग में होता है, वचन में होता है और प्रसंग के कारण होता है। अब इम्पोर्टेंट है ये संज्ञा के भेद देखिएगा। तो अर्थ के आधार पर 5 तरीके से होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 तरीका होगा, है ना। अब अर्थ के आधार पर ये चीज़ पूछा जाता है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 जो संज्ञा है यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। और व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा या जातिवाचक, और अगणनीय संज्ञा में क्या किया जाता है, इसमें भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक उसी में सम्मिलित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। और संज्ञा का जो आधुनिक वर्गीकरण है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार, तो इसमें कितने भाग आएंगे देखिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब जैसे जातिवाचक में क्या क्या हो सकता है, तो उदाहरण के लिए जैसे भारत, रमेश, है ना। और जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक में मतलब हम आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं नीचे में और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखिएगा, तो जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो, है ना। आपको एक लाइन याद रखना है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध होता हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम अकेला है, गंगा अकेली है ना, हिमालय एक ही है, ऋग्वेद एक ही है, दक्षिण, विजयदशमी, काशी, गुरुवार जो केवल एक हो, है ना, रामायण एक ही है, दीपावली एक ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या क्या व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्ति विशेष की बात करता है, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति की बात करेगा वो, ठीक है, या फिर एक वस्तु की बात करेगा। जैसे गंगा एक ही जगह है और भारत में कहीं एक गंगा के अलावा कोई दूसरी गंगा नहीं। हिमालय, भारत में एक ही हिमालय है और उसके अलावा और कोई दूसरा हिमालय नहीं है, इसीलिए इसको व्यक्तिवाचक कहा जाता है, ठीक है। आगे समझिएगा, जातिवाचक में क्या होता है। जातिवाचक में ध्यान में रखना है कि जिस संज्ञा
में एक प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो, उसकी जाति का बोध हो, है ना। जैसे मनुष्य एक जाति है, घर, ठीक है, पहाड़ का पूरा एक समुदाय होता है ना, जाति है। कवि, रेगिस्तान। किंतु आपको याद रखना है, अपवाद वाला प्रश्न बनता है कि सहारा का रेगिस्तान व्यक्तिवाचक होगा, आपको ध्यान में रखना है। सहारा का रेगिस्तान अगर पूछेगा तो व्यक्तिवाचक होगा, ना कि जातिवाचक होगा। मनुष्य, गुरु, जनता, वीर, पर्वत, है ना। अगर पर्वत आ रहा है तो पर्वत तो ठीक है, जातिवाचक है पर्वत, लेकिन अरावली जब पूछेगा पर्वत का नाम तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक में आएगा। आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। भाववाचक, अब भाववाचक के क्या संबंध है, जिसमें भाव किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण धर्म, जिस संज्ञा में शब्द से व्यक्ति या फिर उसके गुण धर्म को दर्शाया जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे लंबाई, है ना, मोटापा, नम्रता, मिठास, प्रशंसा, बचपन, लड़ाई, चतुराई, अहंकार, बपौती, प्रेम, दान, दासत्व, खट्टा, चढ़ाई, शीतलता। ये क्या है कि गुण की बात कर रहे हैं ना, मतलब जो भाव से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक। जैसे हम किसी को ज़्यादा लंबा बोलते हैं, मोटा बोलते हैं, नम्रता, तो इसमें भाव छिपा होता है। मिठास में भाव है, प्रशंसा में भाव है, बचपन में भाव है, लड़ाई में भाव है, अहंकार में भाव है। तो इसीलिए इसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और समूहवाचक में देखिएगा, जिस संज्ञा वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है। जैसे कि सभा से हम क्या समझते हैं कि सभा किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे, है ना। जहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे वह उसको सभा, गिरोह, गुच्छा, मेला, क्रिकेट टीम, कक्षा, दल, सेना, संघ, ये सभी क्या है, ये हमेशा आपको समूह में देखने के लिए मिले। जहाँ पर आपको समूह का बोध होगा वहाँ समूहवाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिएगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिस संज्ञा के से द्रव्य अर्थात पदार्थ का बोध हो। नाम से ही स्पष्ट है कि जिस संज्ञा से द्रव्य या पदार्थ का बोध हो वह द्रव्यवाचक कहलाता है। जैसे अब इसमें क्या क्या जाएगा, द्रव्यवाचक में पदार्थ या फिर द्रव्य का, है ना, पदार्थ तो लोहा, सोना, दूध, पानी, ये सभी क्या है कि लोहा, सोना क्या है, पदार्थ है। दूध क्या है, द्रव्य है। पानी भी द्रव्य है। चांदी पदार्थ है। पीतल, ऊन, लकड़ी, तांबा, कोयला, पेट्रोल, चीनी, सीमेंट, ये सभी किस में आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना अगर संज्ञा में ये, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक, आपको इसको ध्यान में रखना है कि जातिवाचक में क्या आएगा कि किसी एक जाति, एक व्यक्ति या वस्तु का बात कहेगा। जातिवाचक में जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की पूरी जाति आ जाती है, ठीक है। घर हो गया, पहाड़ हो गया, कवि हो गया, इसमें पूरी जाति आता है। और भाववाचक और आसान है, इसमें हम वस्तु के गुण धर्म की बात करेगा। जैसे लंबाई, मोटापा, नम्रता, प्रशंसा, लड़ाई, बचपन, चतुराई, अहंकार, बपौती, प्रेम, दान, क्रोध, है ना, शीतलता, चढ़ाई, जिसमें भाव की बात करता हूँ। समूह मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल से बात है, समूह में व्यक्ति के समूह का बोध होगा। जैसे सभा, गुच्छा, मेला, क्रिकेट टीम, कक्षा, संघ, सेना, दल, ये सारी चीज़। द्रव्य में क्या आएगा कि द्रव्य की बात करेगा या पदार्थ की बात करेगा। जैसे पदार्थ में लोहा, सोना, चांदी, है ना, कोयला, तांबा, चीनी, पेट्रोल। द्रव्य में दूध, पानी, है ना, और फिर सीमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आता है। तो संज्ञा में आपको इतना ही याद रखना है, इससे बाहर संज्ञा में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को समझिएगा, सर्वनाम क्या चीज़ है। तो सर्वनाम क्या है, उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। कहने का मतलब कि संज्ञा के स्थान पर जो जिसको हम प्रयुक्त करते हैं वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम होता है। अब सर्वनाम के आपको भेद याद रखना है, कौन कौन से होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो आधार है इन 6 भागों पर ही बटा होता है। अब देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपको इसी से प्रश्न बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं और हम अपने लिए उपयोग करते हैं, मैं अकेला हूँ या हम साथ में हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में तू या फिर तुम, मतलब तू अकेला है या तुम सारे हो। ठीक है, और अन्य पुरुष में क्या आएगा, आप, वह और वे। आप, वह और वे जब दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, आप
वह और वे, ठीक है। और निजवाचक में क्या आता है, इसमें भी आप, स्वयं या खुद। निजवाचक मतलब मैं खुद के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, आप मैं अपने लिए भी प्रयोग कर सकता हूँ, स्वयं के लिए भी कर सकता हूँ, खुद के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। और निश्चयवाचक में क्या आ जाएगा, यह वह किस में आता है, निश्चयवाचक में। और अनिश्चयवाचक में क्या आ जाता है कि कोई या फिर कुछ। संबंधवाचक में जो सो, जो संबंध बताता हो। प्रश्नवाचक में क्या आ जाएगा, कौन और क्या। ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रश्न का बोध होता हो, कौन क्या, तो उसमें प्रश्नवाचक आ जाएगा, ठीक है। इसको और डिटेल से समझते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को देखिएगा, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो, जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाला हो। जैसे उदाहरण, मैं, तुम, आप, वह आदि। अब इसके 3 भाग होते हैं, देखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, वक्ता या फिर लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है ना। पुरुषवाचक में तीनों चीज आता है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उन सर्वनामों का प्रयोग जिनके लिए लेखक स्वयं करता हो। वक्ता लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं और हम, मैं अकेला हूँ या फिर हम साथ में हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, वक्ता या लेखक जिसमें अपनी बात कहता हो। वक्ता या फिर लेखक अपनी बात को कहता हो, जिसके लिए जो प्रयोग होने वाला सर्वनाम होता है वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, तू और आप, ठीक है। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, लेखक या फिर श्रोता, पाठक जिस विषय के लिए बात करता है, जिस विषय के लिए बात करता है, समझिएगा। जैसे वह और वे, किसी वस्तु को जब बोलेंगे कि वह बहुत अच्छा है, वह किताब बहुत अच्छी है ना, वे सभी अच्छे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आया होगा इतना। आगे देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम को समझिएगा। निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः। मतलब निजवाचक जो अपने लिए प्रयोग करता हो, खुद के लिए प्रयोग करता है। निज मतलब क्या होता है, स्वयं का, निजवाचक सर्वनाम। अब उसको पकड़ने का प्रयास करिएगा पॉइंट को, कि निज मतलब क्या होता है कि अपने, मतलब मैं खुद हूँ, निज है ना, निज स्वार्थ। तो क्या हो जाएगा, वह लेखक या फिर वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद और स्वतः। निश्चयवाचक में क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम को देखिएगा, तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास होने का या दूर जाने की किसी वस्तु का निश्चित बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वस्तु और वह, आपको याद रखना, यह वह किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। ये क्या दर्शाता है, पास की वस्तु के लिए यह तथा दूर की वस्तु के लिए वह का उपयोग करते हैं, आपको इतना याद रखना। जैसे पास के लिए क्या रखेंगे, जैसे पास की वस्तु के लिए यह है ना, तो यह पेन मेरा है, ठीक है, यह पेन मेरा है। और जैसे दूर के लिए, तो दूर कोई वस्तु है, जैसे हाथ में हम पेन को रखेंगे और दिखाएंगे पेन को कि यह पेन मेरा है, ठीक है, और किताब टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, तो हम कैसे इशारा करके बोलेंगे कि वह किताब मेरी है, क्या बोलेंगे, वह किताब मेरी है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का बोध नहीं होता है उसे क्या बोला जाता है, अनिश्चय मतलब समझ रहे हो, आ लग गया। निश्चयवाचक मतलब जहाँ पर निश्चित था कि वह, यह मेरा है, वह मेरा है, लेकिन आ लगने के बाद उसमें ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो वस्तु किसका है एक्चुअल में, न तो मेरा है न तो उसका है ना। तो इसमें क्या उपयोग होता है, तो कोई और कुछ। जैसे कोई, जैसे कि कुछ वहाँ से, मतलब कुछ आवाज़ आई है ना, कुछ वहाँ से आवाज़ आ रहा है, कोई वहाँ पर आया है, दरवाज़ा पर कोई आया है ना। कोई से समझिएगा, इसमें निश्चित नहीं है, दरवाज़ा पर कोई भी आ सकता है। दरवाजे के बाहर अगर कोई खटखटा रहा है तो क्या बोलेंगे, कोई दरवाज़ा पर आया है ना। तो ये निश्चित नहीं है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि कौन आया है। अब कौन हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकते हैं, जो जान पहचान वाले, घर वाले, है ना। और कुछ मतलब उसमें अनिश्चित नहीं है, मतलब जैसे कुछ कहें तो मतलब अगर आप दुकान में जाओ और बोलो कि कुछ शक्कर मेरे को दे दो, क्या बोले कि कुछ शक्कर मुझे दो, ठीक है ना, मुझे दो, तो क्या हो जाएगा, दुकान वाले को भी समझ में नहीं है कि क्या बोल रहा है। अब जब तक उसको 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव
है ना। ऐसे जब तक नहीं बोलेंगे, निश्चित नहीं बोलेंगे तो उसको भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए अनिश्चय सर्वनाम इसी को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो ये जो 6 पॉइंट है इसी से प्रश्न बनेगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं बनता है इसमें, है ना, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम है, इसमें उतना हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, आगे देखेंगे तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से ही स्पष्ट है कि जिस सर्वनाम से वाक्य का दूसरे सर्वनाम के साथ जब संबंध स्थापित होता है तो वो संबंधवाचक। जैसे सो, जो, सो, जो, सो। एग्जाम्पल क्या है? जो और सो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे समझ में आ जा रहा है कि प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हीं को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या, वह कौन है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और इसमें महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको याद रखिएगा। यदि आप शब्द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा इसको, यदि आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो तो यह मध्यम पुरुष में होता है, किंतु जहाँ आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए होता है वहाँ निजवाचक होता है। क्लियर हो गया, है ना। जैसे आप कहाँ जा रहे हो तो मध्यम पुरुष होगा, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, यह निजवाचक हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, निश्चित सर्वनाम का प्रयोग विश्लेषण के समान भी किया जाता है। आपको याद रखना है, जो फैक्ट है इन्हीं से प्रश्न पूछेगा। ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग विश्लेषण के रूप में भी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। लिंग के आधार पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता है। जो लिंग के आधार पर सर्वनाम का परिवर्तन नहीं होता है, जैसे वह खाता है, वह खाती है ना। जैसे वह खाता है लड़के के लिए होता है और वह खाती है लड़की के लिए होता है, लेकिन इसमें लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वो खाना खा ही रहा है, चाहे वो खाता हो व फिर वो खाती हो, खाने की क्रिया हो रही है। ठीक है ना, जबकि संज्ञा में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे। वचन एवं कारक के आधार पर सर्वनामों में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे उसने, है ना, उसको और उससे। उस अलग शब्द है, ठीक है, और कारक ने है। उस भी अलग है, लेकिन कारक क्या इसमें लग रहा है? ने। और उस को क्या है? कारक है। कर्ता ने, कर्ता को, है ना, कारक है। से, ये भी कारक है। ये जो ये से है, को है ना, एक बार और ध्यान दीजिएगा। ने, को, से, ये क्या है? हमारे कारक है। ठीक है, और वचन क्या है? उस। ठीक है, तो इसमें जब वचन और कारक मिल करके सर्वनामों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वनाम जिस संख्या के स्थान पर प्रयोग होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन में भी परिवर्तन होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में है, किंतु अगर आदर प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाए, मतलब प्रयोग हो, तो एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। आप शब्द स्वयं के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा। ठीक है, अपने आप कर लूँगा, तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखेंगे। सर्वनाम में संज्ञा की ही भांति लिंग, वचन, कारक होते हैं। इससे संबोधन कारक नहीं होता। कारकों की विभक्तियों के साथ सर्वनाम के रूप में बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है जो हमारा रहने वाला है विश्लेषण। ठीक है ना, विश्लेषण को समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे परिभाषा क्या होता है इसका। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। क्या बताता हो? विशेषता। विश्लेषण क्या करता है? जो संज्ञा सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताता है, वही क्या होता है कि विश्लेषण। उसे विश्लेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विधेय कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा लेकिन ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार जब इसको देखेंगे, देखिएगा। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विश्लेषण। तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की
विशेषता बता रहा है वो क्या है, विश्लेषण। लेकिन जिसकी विशेषता की बात की जाएगी, जिस विशेषता की बात की जाएगी उसे क्या कहा जाएंगे, विशेष कहा जाएंगे, है ना। ठीक है, जैसे कि देखेंगे राजपूत बड़े साहसी होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि विशेष से क्या है, विशेष क्या है, राजपूत। ठीक है, और साहसी क्या है, विश्लेषण है इसका, राजपूत का विश्लेषण क्या है, विशेषता क्या है, साहसी होना। लेकिन जो प्राविशेषण है वो साहसी का भी जो विशेषता बता दे वो क्या है, प्राविशेषण कहलाता है। जैसे साहसी का भी विशेषण क्या है, विशेषता क्या है, बड़े, है ना। तो जो बड़े है वो प्राविश्लेषण है, जो विशेषता की भी विशेषता बताती है वही प्राविशेषण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। अब इस पॉइंट में आपको पूछा जाएगा प्रश्न जो विश्लेषण के है, जो आगे बता रहा हूँ। जैसे गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विश्लेषण है और सर्वनामिक विशेषण है। अब इसमें क्या क्या आता है, संख्यावाचक विश्लेषण में निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक और परिणाम बोधक, और इसमें मौलिक सर्वनामिक विश्लेषण और यौगिक सर्वनामिक विश्लेषण। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, एक तो गुणवाचक आएगा विश्लेषण, है ना, निश्चयवाचक विश्लेषण, अनिश्चयवाचक और परिणाम बोधक और सर्वनामिक विश्लेषण। ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम पे मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट है, उसको देखिएगा। तो संज्ञा के साथ सा नामक संबंधी रूपी आदि शब्दों को जोड़कर ही विश्लेषण बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे फूल, क्या है, ये संज्ञा है, और ये फूल सा जब हो जाएगा, फूल सा शरीर, तो ये क्या हो जाएगा, विश्लेषण बन जाएगा। अर्जुन, अर्जुन क्या है, नामक पुत्र। ठीक, मोह रूपी अंधकार, ग्रह संबंधित। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे हम विश्लेषण बनाते हैं। संबंधी रूपी सा नामक और संबंधी रूपी को जोड़ करके हम विश्लेषण बनाते हैं। अब ग्रह है और उसमें संबंधी जोड़ दिए तो विश्लेषण बन गया। ठीक है, अर्जुन नामक पुत्र, ये भी क्या हो गया, नामक आ गया तो ये विश्लेषण हो गया। मोह रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार में रूपी जो है ये क्या है, विश्लेषण है। ठीक है, आगे देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विश्लेषण बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे विश्लेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो विश्लेषण है वो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताएगा। जैसे संज्ञा से क्या बन रहा है देखिएगा, पिंटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी इत्यादि बन सकते हैं। सर्वनाम तो क्या हो जाएगा, इतना, कितना, आप, वाली इत्यादि बनेगा। क्रिया से क्या बनेगा, गाड़ी, चलती गाड़ी, खाया मुँह, नृत्य करने वाली, तरुणी, है ना, पढ़ता, सुग्गा इत्यादि। अव्यय से कैसे बनेगा, तो बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें। ठीक है, सर्वनाम की तरह विश्लेषण का भी प्रयोग होता है। जैसे एक दूसरे से प्रेम रखो, यह तो आता है ना, और एक जाता है। द्विधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। ठीक है, माया मिली ना राम, ये सारी चीज़ें होता है। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ है प्राविशेषण। अब इसको भी समझिएगा, प्राविशेषण के इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विश्लेषण होते हैं, है ना। जो विश्लेषण का भी विश्लेषण निकले उसी को हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें जो है तेज जो है विश्लेषण है, और इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। मतलब जो तेज विशेषता है उसकी भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। तो इसी को बोला जाता है प्राविशेषण, है ना। और पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इसे क्या कहा गया है, अड़तीस विशेषण कहा गया है ना, याद रखना है, 38 विशेषण भी कहा गया है। अब उदाहरण के लिए देखिएगा कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, तो साहसी क्या है हमारा, साहसी जो है हमारा क्या है ये उसकी क्षत्रिय का विशेषता है। लेकिन इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है कि बड़े साहसी हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, सुंदर क्या है, विशेषता है। ठीक है, सुंदर विशेषता है, लेकिन अत्यंत सुंदर, जो सुंदर की भी विशेषता क्या हो जाएगा, अत्यंत सुंदर, है ना। और कश्मीरी सेब सुंदरी लाल है, लाल क्या है, हमारी विशेषता है, लेकिन इस लाल का भी जो विशेषता बता रहा है कौन है, सिंदूरी बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे
अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा, देखते रहिएगा दोस्तों। क्या है? संख्यावाचक विश्लेषण। तो संख्यावाचक विश्लेषण दो प्रकार के हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। एक निश्चित संख्यावाचक विश्लेषण है ना, और एक अनिश्चित। तो निश्चित में देख लेते हैं क्या क्या होता है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जो है लक्षित होती है, जैसे 4 घोड़े, 30 3, इससे निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। निश्चित संख्या वाचक विश्लेषण में हमको निश्चित संख्या का बोध मिलेगा, जैसे 10 लड़के, 10 प्रथम द्वितीय, है ना। ये सारी चीज़ें किसमें, नाम के आधार पर आपको ही पकड़ पाएंगे, नहीं तो आपको फंस जाएंगे इसमें। निश्चित वाचक विश्लेषण में इसमें निश्चित संख्या हमें देखने के लिए मिलेगा, जैसे 4 घोड़े, 30 हाथी, 10 दिन, 12 दिन, एक संख्या का निर्धारित होगा, है ना। अब इसी में हम देखेंगे कि जो निश्चित वाचक विश्लेषण है इनके भी 6 प्रकार हैं, है ना, जो विनय कुमार पाठक ने दिया हुआ है। जैसे गणनावाचक, तो गणनावाचक में हम जैसे जानते हैं, गणनावाचक में 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू चलता है। क्रम में कैसे बढ़ेगा? क्रमवाचक में कैसे होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। और अति आवृत्तवाचक मतलब दुगुना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, 6 गुना, है ना, तो गुना में चलता है। और समुदायवाचक में क्या होगा? दोनों, तीनों, चारों, मतलब इस समुदाय में चल रहा है, दोनों, तीनों और चारों। और प्रत्येक बोधक में क्या आता है? प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, है ना। ये इन्हीं से प्रश्न बनेगा दोस्तों। आगे देखेंगे समुच्चय बोधक में क्या आता है, तो समुच्चय बोधक में दर्जन, कोरी, पसौरी, सैकड़ा, है ना, इन सारी चीज़ें इसमें आता है, आपको याद रखना है। और अगला देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो संख्या अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था संज्ञा में, है ना, वैसे इसमें भी है। तो जैसे कि कुछ, कई, काफ़ी, थोड़े, बहुत, अनेक इत्यादि, इन सभी क्या है? अनिश्चित है, इसमें कोई संख्या का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि निश्चित संख्यावाचक में हम एक प्रॉपर संख्या को पा रहे थे, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण में हमें मतलब संख्या नहीं मिलेगा। जैसे कुछ टमाटर चाहिए, कुछ शक्कर दे दो। अब अगर आप दुकान में गए और कुछ दाल दे दो, तो कितना दाल देगा आपको क्लियर नहीं, जब तक आप एक संख्या नहीं बताएंगे तो दुकान वाला भी आपको कैसे सामान देगा। कई हो गए, काफ़ी हो गए, थोड़े, बहुत, अनेक, ये सारी चीज़ें क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसी में एक प्रश्न है, देखिएगा, किसी वाक्य में गुणात्मक विश्लेषण का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ देखेंगे। मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा था, कुछ खिलाड़ी मैदान में दौड़ रहे थे, 3 खिलाड़ी मैदान में बात कर रहे थे, आखिर किस खिलाड़ी को मैदान में चोट नहीं लगती है? तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, मोटा खिलाड़ी दौड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो विश्लेषण है, तो गुणवाचक इस विश्लेषण होगा जिन शब्दों द्वारा संज्ञा सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध होता है, जैसे मोटा, बड़ा, हमने बात किया था ना, मोटा, बड़ा, पतला, ये सब गुण को दर्शाता है ना। आगे देखेंगे, अब अगला देख लीजिएगा आप, सर्वनामिक विश्लेषण क्या है। सर्वनामिक विश्लेषण क्या है? विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण के रूप में, आपको ध्यान में रखना, क्या बोल रहा है? विश्लेषण के रूप में, है ना। विश्लेषण के रूप में क्या बोल रहा है कि प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विश्लेषण बोला जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? जैसे यह घर श्याम का है, ठीक है। आगे देखेंगे परिणामवाचक विश्लेषण। तो इसमें क्या होता है? जिन विश्लेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिणाम का बोध होता है, जैसे मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए, इसमें परिणाम है कि मुझे 2 किलो टमाटर चाहिए, मतलब उसका परिमाण आपको समझ में आ रहा है, परिणाम, है ना। और आगे है संख्यावाचक विश्लेषण। तो जिन शब्दों में संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जैसे राम 10 रसगुल्ले खा गया, ठीक है ना। बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्रिया, क्योंकि ये भी सिलेबस में है दोस्तों। जितना कोशिश करेंगे कि हम रिवीजन के तौर पर जो मोटा मोटा पूछा जाता है हिंदी, उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, है ना। आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब क्रिया में देखेंगे, क्रिया से क्या समझते हैं? तो जिन शब्दों में किसी कार्य के होने अथवा करने अथवा किसी स्थिति का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप में लिंग, वचन और पुरुष तीनों के अनुसार बदलते हैं। जैसे नदी बह रही है, मोहन पढ़ रहा है, वह खाने लगा। तो क्या है? इसमें संज्ञा, लिंग, वचन और पुरुष तीनों के आधार पर क्या है कि क्रिया बदलते रहता है। आपको याद रखना है, लिंग, वचन और पुरुष तीनों क्रिया में बदलते रहते हैं। एक बार और ध्यान देंगे इसको। जिन शब्दों में किसी कार्य होने के, है ना,
कार्य करने अथवा किसी स्थिति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप में लिंग, वचन और पुरुष तीनों के अनुसार जो है बदलते रहता है। जैसे नदी बह रही है ना, मोहन पढ़ रहा है और वह खाने लगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्रिया का भेद क्या क्या होता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेगा इसके आधार पर बनेगा, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामबोधक और पूर्वकालीन क्रिया। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। आकर्मक और सकर्मक से भी पूछा जाता है, तो हम इसी को देखेंगे। ठीक है ना, आगे देखेंगे सकर्मक क्रिया क्या है। तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो। नाम से ही समझ में आ रहा है, सकर्मक मतलब जिसमें कर्म है, आकर्मक मतलब जिसमें कर्म की बात नहीं करेगा। ठीक है, जिसके साथ कर्म होने की संभावना होता है। जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है कर्म है इसमें, है ना। वह गाता है, वह पढ़ता है, मतलब कर्म मतलब वह आम खाता है, वो आम को एक्चुअल में खाता है। वह गा रहा है मतलब गा रहा है, वह पढ़ रहा है मतलब पढ़ रहा है, इसमें कर्म है, कर्म दिखेगा आपको। ठीक है, अकर्म क्रिया में क्या होता है कि जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, यह आक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे श्याम सोता है, ठीक है, मोहन दौड़ता है, इसमें दौड़ रहा है, इसमें कर्म आपको नहीं दिखेगा। अकर्म मतलब जिसमें फल कर्ता पर होता है, मतलब इसमें क्या रहता है ऊपर वाले में, इसमें केवल कर्म है, खाने का है ना, गाने का और पढ़ने का। लेकिन अकर्मक में क्या है कि श्याम सोता है ना, तो इसमें अकर्मक में हो जाएगा कि श्याम सोता है, मोहन दौड़ता है, सोहन दौड़ता है ना, राम सोता है। तो इसमें कर्ता पर ही सारी चीज़ें आ जाएगी, मतलब करने वाला एक होगा। जैसे ऊपर में करने वाला नहीं था, वह आम खाता है, कौन खा रहा है हमको निश्चित नहीं है, बस खाने की क्रिया हो रही है। वह गाता है, वो गा रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि कौन गा रहा है। वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, ठीक है ना, इसमें कर्म है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि कर्ता पर ही पूरी मतलब भार आएगा। जैसा श्याम जो है करने वाला है, श्याम सो रहा है ना, तो सोने की क्रिया कौन कर रहा है, शाम कर रहा है। मोहन क्या रहा है, दौड़, तो दौड़ने की क्रिया कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। आगे देखिएगा, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बना है दोस्तों, ये जो दिया हुआ है ना, इसी से प्रश्न बना भी हुआ है। जैसे उसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। जैसे उसका सिर खुजलाता है तो पर्टिकुलर एक नाम होगा कि वो व्यक्ति का नाम है जिसका सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है, मतलब जो करने वाला है उस पर ये चीज़ दिखेगा नहीं, है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें क्या है, कर्म फल है इसमें, मतलब कर्ता के ऊपर ही पूरा आ रहा है, लेकिन मैं क्या है, घड़ा भरता हूँ। ठीक है, तुम्हारा जी ललचाता है, ये चीज़ें तुम्हारी जी ललचाती हैं। जी घबराता है, विपता मुझे घबराती हैं। वह लज्जा रही है, वह तुमसे लजा रही है। ठीक है, तो ये सारे सकारात्मक अकर्मक का क्या है कि आता है। अब आगे देखिएगा, नोट में देखेंगे, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों के रूप में होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ धातु कहते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों के रूप में होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ धातु बोला जाता है। ठीक है, हाँ, आगे देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है जिस पर मैं बात करने वाला हूँ, इससे प्रश्न पूछा जाता है। आपको ध्यान में रखना है इन सारी चीज़ों को, अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो इन सारी चीज़ों को जरूर करिएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, प्रणार्थक क्रिया धातु क्या है। इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है, तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराने के लिए जो प्रेरित करता है उसी को प्रणार्थक क्रियाएं कहते हैं। प्रणार्थक क्रियाएं अकार्मक और सकारात्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ऐसी क्रिया हर स्थिति में सकारात्मक ही रहती है। जैसे काटना से क्या बनेगा, कटवाना, करना से क्या बनेगा, करवाना। हम किसी काम को ना करके हम दूसरे से उस कार्य को करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, या हम एक कार्य को हम ना करके उस कार्य को दूसरे से कराते हैं, यही क्या होता है, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये द्विकर्मक क्रिया नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। द्विकर्मक जहाँ पर दो कर्म की बात हो, जैसे कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती हैं। जैसे राम ने रोटी
खाई, ठीक है। मतलब राम ने रोटी खाई, खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन क्या खाई इसकी भी बात चलता है ना। तो इस वाक्य में एक कर्म ही है रोटी, किंतु है ना, इसमें रोटी खाने की बात करें, किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें दो कर्म है, जैसे लड़के को लड़के को और वेद को। आगे देखेंगे, आगे जो है हमारा संयुक्त क्रिया, इन्हीं क्रियाओं से दोस्तों आपको क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब इसको समझिएगा, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ठीक है, टोटल। और उदाहरण के लिए जैसे देखेंगे तो घनश्याम रो चुका,